हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एक कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 9th के हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जिसमें 5वां चैप्टर पढ़ाया जा रहा है नाजीवाद को। और इसमें पिछले वीडियो में हम आपको समझाए थे हिटलर के संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में, और साथ ही साथ जर्मनी में उसके द्वारा प्रमुख कौन कौन से कार्य किए गए। और आज के क्लास में हम आपको बताएंगे दैट हिटलर ने नाजीवादी दर्शन जर्मनी के लिए अपनाया था और साथ ही साथ विदेश नीति का भी प्रचलन किया। तो ये नाजीवादी दर्शन और विदेश नीति में उसके द्वारा कौन कौन से कदम उठाया गया और ये किस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के लिए रिस्पॉन्सिबल साबित हुआ, इस चीज को हम लोग इस क्लास में समझने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज हम लोग पढ़ेंगे नाजीवादी दर्शन के बारे में, दैट नाजीवादी दर्शन किस प्रकार की नीति थी जिसका अवलंबन हिटलर के द्वारा किया गया था। तो देखिए, सबसे पहली चीज कि नाजीवादी दर्शन जो थी ये उदारवाद और लोकतंत्र का कट्टर विरोधी थी। देखिए, इसके अंतर्गत क्या किया गया कि वहां लोकतंत्र के विरुद्ध, मतलब लोकतंत्र का काफी बहुत अधिक विरोध किया गया। यानी हिटलर किसी भी तरह से नहीं चाहता था कि वहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित रहे। वह लोकतंत्र का कट्टर विरोधी था। और देखिए, इसके लिए उसने क्या किया कि सबसे पहले प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया, प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगाया। फिर उसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी रोक लगाया। कहने का मतलब कि लोग अपने बात को किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष भाषण के रूप में या किसी भी रूप में अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता के साथ साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये दोनों पर हिटलर के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया नाजीवादी दर्शन के मतलब अंतर्गत। और साथ ही साथ हिटलर ने जितने भी विरोधी दल थे, मतलब नाजी पार्टी के जितने भी विरोधी दल थे, ये सारे विरोधी दलों का सफाया कर दिया। और इस प्रकार, चूंकि आप सोचिए लोकतंत्र में तो बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं ना, लेकिन अब एक ही दल केवल रहेगा जर्मनी में और वो था नाजी पार्टी। सारे राजनीतिक दलों का सफाया भी कर दिया जो उसका विरोध करते थे। तो इस प्रकार वो लोकतंत्र के विरुद्ध आवाज बुलंद किया। तो सबसे पहला नाजीवादी दर्शन के अंतर्गत उठाया जाने वाला यह कदम था। दूसरी चीज कि हिटलर के द्वारा अंतरराष्ट्रीय समाजवाद का भी प्रबल विरोध किया, मतलब बहुत अधिक विरोध किया गया। अब देखिए, समाजवाद का मतलब पहले समझिए क्या होता है। तो इसे आप लोग इकोनॉमिक्स में डीप में पढ़ेंगे, लेकिन यहां समझिए समाजवाद में क्या होता है कि उत्पादन के सभी साधनों पर देश के सरकार का आधिपत्य होता है और सरकार उत्पादन के साधनों का प्रयोग जो है देश की जनता के हित में करती है। लेकिन समाजवाद की यहां अगर हम लोग बात करें तो हिटलर के द्वारा नाजीवादी दर्शन के अंतर्गत इसका विरोध किया गया। यानी हिटलर जो था ये पूंजीपतियों को अपने साथ रखना पसंद किया। यानी ये चाहता था कि पूंजीपतियों को अपने साथ रखा जाए। अब यहां आपको ध्यान देना है कि ये जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं, इन्हें अपने इंडस्ट्री और कल कारखाने को संचालित करने से मतलब है। इन्हें देश की राजनीति में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी हिटलर ने पूंजीपतियों को अपने साथ रखना पसंद किया, बिकॉज इनके पास धन संपत्ति था जिसका यूज हिटलर के द्वारा किया जाना एक उसका उद्देश्य था। तो देखिए, समाजवाद का विरोध जब हिटलर ने किया तो हिटलर के इस कदम का, हिटलर के इस प्रयास का इंग्लैंड और फ्रांस जैसे देशों का भी, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली तो समर्थन नहीं मिला, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इन देशों का भी समर्थन प्राप्त हुआ। बिकॉज इंग्लैंड और फ्रांस भी ऐसे कंट्रीज थे जो पूंजीपतियों को बढ़ावा देते थे। अब देखिए, यहां और आगे चले तो आपको समझना है कि जर्मनी में सर्वसत्तावादी राज्य की संकल्पना किया गया। यानी हिटलर के द्वारा इस चीज की मतलब जर्मनी में सर्वसत्तावादी राज्य की कल्पना किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि जर्मनी जो मतलब राष्ट्र था, देश था, वहां पे यह सिद्धांत अपनाया गया कि राज्य के भीतर ही सब कुछ है, राज्य के बाहर कुछ नहीं है, और न ही राज्य के बाहर कुछ नहीं है और न ही राज्य के विरुद्ध कुछ है।
तो कहने का मतलब यह है जर्मनी में सर्वसत्तावादी राज्य की संकल्पना किया गया, जिसके अंतर्गत इस बात को बताया गया कि राज्य के भीतर ही सब कुछ है, राज्य के बाहर तथा राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं है। अब देखिए इसके बाद और आगे चले तो हम आपको समझाते हैं यहाँ पे उग्र राष्ट्रवाद पर भी बल दिया गया हिटलर के द्वारा। और ये क्या है इसको थोड़ा अच्छा से समझना है, यहाँ पे 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। तो देखिए चूंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार कुछ ही समय पहले हुआ था और जर्मनी के लोगों में शुरू के दिनों से ही उग्र राष्ट्रवाद यानी बहुत अधिक प्रबल राष्ट्रवाद की भावना थी। और इस मनोवृत्ति की यानी जर्मनी के लोगों के मनों में मन में जो ये प्रवृत्ति बनी हुई थी, इस मनोवृत्ति का फायदा जो है हिटलर के द्वारा अच्छी तरीके से उठाया गया। और आपको हम बता दें कि हिटलर भी शुरू के मतलब जैसे ही सत्ता प्राप्त किया, सत्ता प्राप्त करने के बाद ही ये उग्र राष्ट्रवाद पर विशेष ध्यान दिया। अब समझिएगा यहाँ पे मतलब हिटलर के वक्तव्यों के द्वारा कह सकते हैं कि हिटलर जो भी अपना बात रखता था, जो भी बात बोलता था या उसकी रचनाओं में जो भी बात लिखी जाती थी, हिटलर के वक्तव्यों द्वारा जर्मनी के लोगों में, जर्मनी के जितने भी लोग थे उन सारे लोगों में अपने अपमान की बदला लेने के लिए, मतलब वर्साई की संधि में या फर्स्ट वर्ल्ड वार में जिस तरीके से उनका अपमान हुआ था, अपने अपमान की बदला लेने के लिए जो है उन लोगों के मतलब मन में, उन लोगों का जो मानसिक स्तर है उसको एक तरह से तैयार कर दिया हिटलर ने। फिर से समझिए, हिटलर अपना वक्तव्य जिस तरह से रखता था, हिटलर जिस तरीके से बोलता था, भाषण देता था, मतलब ऐसी ऐसी बातों को लोगों के मन में भरता था जिससे जर्मनी के सभी लोगों में कुछ ही समय में हुआ क्या कि अपने अपमान का बदला लेने का एक मानसिक स्तर तैयार हो गया और सभी लोग अपने अपमान की बदला लेने के लिए जागरूक हो गए। तो देखिए इस प्रकार जर्मनी में हिटलर के द्वारा उग्र राष्ट्रवाद को प्रबल करने पर विशेष ध्यान दिया गया। साथ ही साथ जर्मनी में हिटलर के द्वारा निरंकुश शक्ति का सहारा लिया गया, यानी ये निरंकुशता को अपनाया, यानी ये निर्दयी पूर्वक वहां कुछ कार्य किया। जैसे आपको हम बता दें कि जर्मनी में हिटलर के द्वारा एक विशेष प्रकार के पुलिस संगठन का स्थापना किया गया जिसका नाम था गेस्टापो। और ये जो गेस्टापो है ये एक प्रकार का गुप्तचर पुलिस संगठन था। और इसमें हम आगे चले तो आपको बता दें कि कुछ इसके निरंकुशता का प्रतीक, जैसे देखिए हिटलर के द्वारा क्या किया गया कि वहां कुछ विशेष जेल का, कुछ विशेष कारागृह का स्थापना किया गया। और यह कारागृह जो है विशेष रूप से समाजवादियों के लिए बनाया गया था, लोकतंत्र के समर्थकों के लिए बनाया गया था। जो ऐसे कुछ लोग थे जो लोकतंत्र या समाजवाद का समर्थन करते थे, उन लोगों के लिए विशेष कारागृह का स्थापना किया गया था, उनको जेल में बंद करने के लिए। अब देखिए क्या किया हिटलर के द्वारा, जो वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए राइख स्टैग का जो निर्माण करा गया था, ये वहां के निम्न सदन का नाम है राइख स्टैग में हिटलर ने आग लगा दिया, आग लगाया हिटलर ने। लेकिन इसका जो क्या कहते हैं, इसका जो मतलब समाजवादियों को इसका दोष जो है समाजवादियों के मत्थे गड़ दिया गया, यानी समाजवादियों पर इसका आरोप लगाया गया। अब देखिए इस प्रकार मतलब जर्मनी में अब केवल एक ही पार्टी थी और कोई भी पार्टी नहीं था। किसी भी पार्टी के लोगों को जेल में बंद कर दिया जाता, मतलब अब कोई भी साहस नहीं कर सकता था कि हिटलर के विरुद्ध या हिटलर के पार्टी के विरुद्ध आवाज उठा सके। यानी जर्मनी में केवल एक ही पार्टी थी और वो था नाजी पार्टी। और अब जर्मनी में केवल एक ही नेता था और वो था हिटलर। तो इस प्रकार जर्मनी में निरंकुश शक्ति का सहारा जो है हिटलर के द्वारा लिया गया। अब देखिए साथ ही साथ हिटलर के द्वारा सैनिक शक्ति को भी बढ़ाने का पूरा प्रयास किया गया। यानी हिटलर चूंकि वर्साई की संधि में भले ही निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया को जो हम लोग पढ़े थे, जेनेवा निशस्त्रीकरण जो अपनाया गया था, जिसके अनुसार मतलब
निशस्त्र यानी सैनिक शक्ति को प्रबल करने पर ध्यान नहीं देना है। कुछ राष्ट्रों को ऐसी सिद्धांत को कायम किया गया था। जर्मनी में सैनिक वृद्धि करने पे बहुत सारा प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन हिटलर के द्वारा उन सारे प्रतिबंधों को तोड़कर सैनिक शक्ति को बढ़ावा दिया गया और साथ ही साथ हिटलर ने हिंसा को भी बढ़ावा दिया, यानी बहुत से खून खराबा के काम को भी हिटलर के द्वारा बढ़ावा दिया गया। तो इस प्रकार ये जो नाजीवादी दर्शन है ये अशांति मतलब जर्मनी में अशांति का माहौल कायम करने में सफल रहा और ऐसी प्रवृत्तियां जब वहां के अधिकांश लोगों में उत्पन्न हो गई तो फिर वहां की जनता जो है या जर्मनी एक बार फिर से द्वितीय विश्व युद्ध के लिए तैयार हो गया। अब आइए हम आपको समझाते हैं हिटलर की विदेश नीति क्या थी और वो किस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के लिए रिस्पॉन्सिबल साबित हुई। अब देखिए हिटलर के विदेश नीति के अंतर्गत हिटलर ने विदेश नीति का अवलंबन किया। इसके मूल सिद्धांत निम्नलिखित थे, यानी उसका जो विदेश नीति था उसके जो भी सिद्धांत थे, प्रिंसिपल थे, वो निम्नलिखित थे, यानी इसी उद्देश्य से वह विदेश नीति का अवलंबन किया। तो देखिए विदेश नीति के अवलंबन करने के मुख्य उद्देश्य क्या था। सबसे पहली चीज कि वह वर्साई की संधि को भंग करना चाहता था, यानी वर्साई की संधि के अंतर्गत जो भी शर्तें जर्मनी पे आरोपित किया गया था वो सारे मतलब संधियों से मुक्त होना चाहता था। तो और दूसरी चीज कि सारी जर्मन जाति को एक सूत्र में संगठित करना, ये भी हिटलर की एक विदेश नीति लागू करने का एक पर्पस था, उद्देश्य था। जैसे देखिए एक एग्जांपल से समझाते हैं हम आपको। जैसे चेकोस्लोवाकिया का एक क्षेत्र था सुडेटनलैंड, और सुडेटनलैंड में जर्मन जाति की लोग निवास करते थे, तो इसलिए वो सुडेटनलैंड पे भी आक्रमण किया ताकि वहां जर्मन मतलब उसको अपने कब्जे में कर ले। बिकॉज जर्मन जाति के जितने भी लोग थे जिस जिस क्षेत्र में भी थे उनको एक सूत्र में संगठित करना था हिटलर को। तो ये भी उसका पर्पस था, विदेशी नीति का अवलंबन करने का उद्देश्य था एक। और फिर जर्मन साम्राज्य का विस्तार करना भी ये चाहता था, यानी जर्मनी का जो साम्राज्य जिस तरीके से प्रथम विश्व युद्ध से पहले जर्मन साम्राज्य में वृद्धि होते जा रहा था और फिर मतलब अब फिर एक बार हिटलर इस चीज पे बढ़ावा दिया दैट जर्मन साम्राज्य फिर से एक बार विस्तृत हो, यानी अलग अलग देशों पे कब्जा करे जिससे जर्मनी का साम्राज्य दूर दूर तक फैले। और साथ ही साथ साम्यवाद के प्रसार को भी रोकने का प्रयास हिटलर के द्वारा किया गया। यानी हमें पता है कि जो रूस था वहां पे साम्यवाद का स्थापना सबसे पहले 1917 में ही कर दिया गया रूस की नई जो बोल्शेविक सरकार था उसके द्वारा। और धीरे धीरे अब विश्व के अन्य क्षेत्रों में भी साम्यवाद का बोलबाला हो रहा था। अन्य विश्व यूरोप महादेश के ही कई देशों में साम्यवाद के समर्थक राजनीतिक दलों का स्थापना हो रहा था। साम्यवाद का समर्थन बहुत अधिक लोगों के द्वारा किया जा रहा था और हिटलर के विदेश नीति लागू करने का यह भी एक उद्देश्य था कि साम्यवाद के बढ़ते हुए इस प्रसार को रोके। और इन सारे उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए ही हिटलर के द्वारा विदेश नीति का अवलंबन किया गया। तो आइए हम आपको समझाते हैं कि विदेश नीति के अंतर्गत इन सारे सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए हिटलर के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए। अब आइए हम आपको समझाते हैं कि हिटलर ने विदेश नीति का जो अवलंबन किया था उसके जो जो सिद्धांत थे उस सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए ये सारे कार्य उनके द्वारा किया गया। तो यही सारे मतलब यहाँ 8 जो कार्य उनके द्वारा किया गया यही उनके विदेश नीति में के मतलब विदेश नीति के अंतर्गत उठाया गया कदम था। तो बारी बारी से इन सारी चीज को समझेंगे। तो सबसे पहले हिटलर के द्वारा राष्ट्र संघ से पृथक होने का प्रयास किया गया, यानी हिटलर सबसे पहले राष्ट्र संघ से अलग हुए। और देखिए राष्ट्र संघ से अलग होने की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले इसके लिए उन्होंने 1933 ईस्वी में जो जेनेवा निशस्त्रीकरण अपनाया गया था इसका मतलब विरोध किया और जेनेवा निशस्त्रीकरण को मतलब वापस लेने की मांग जो है मित्र राष्ट्रों से जर्मनी के द्वारा किया गया। लेकिन इस बात को अस्वीकार कर दिया गया और इस बात के अस्वीकार किए जाने के फलस्वरूप हिटलर जो थे 1933 ईस्वी में ही ये राष्ट्रसंघ से अलग हो गए, यानी राष्ट्रसंघ की सदस्यता त्याग देने की घोषणा कर दिए। समझ में? तो यहां
राष्ट्र संघ जो संस्था बनाया गया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद ताकि शांति व्यवस्था कायम रखा जा सके, और फिर मित्र राष्ट्रों के द्वारा जर्मनी के लिए स्पेशली जो निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई थी, जब हिटलर ने इस चीज का विरोध किया और इसे स्वीकार नहीं किया गया हिटलर की मांगों को, जिसके चलते हिटलर ने राष्ट्र संघ की सदस्यता त्याग देने का घोषणा कर दिया। अब देखिए इसका हिटलर का दूसरा प्रयास था विदेश नीति के अंतर्गत वर्साई की संधि को भंग करना। वर्साई की संधि के अंतर्गत बहुत से शर्तों को जर्मनी पे जो आरोपित किया गया था, अब उसे हिटलर भंग करना चाहता था। और इसके लिए सबसे पहले हिटलर ने किया क्या, 1935 ईस्वी की बात है। 1935 ईस्वी में निशस्त्रीकरण का जो प्रक्रिया था इसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया, और हिटलर ने जर्मनी के सभी क्षेत्रों में, हिटलर के द्वारा जर्मनी के सभी क्षेत्रों में अनिवार्य सैनिक व्यवस्था जो है लागू कर दिया गया। हम लोग पढ़े ही थे वर्साई के संधि के अंतर्गत जो है जर्मनी के कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां जिसे सैनिक रहित कर दिया गया था, जैसे राइन नदी घाटी वाला जो क्षेत्र था वहां सैनिक नहीं रखना, ऐसे बहुत से मतलब सैनिक व्यवस्था में प्रतिबंध लगाया गया था जर्मनी पर। लेकिन 1935 ईस्वी में निशस्त्रीकरण में जो भी प्रक्रिया अपनाई गई थी सबका समापन जो है हिटलर के द्वारा कर दिया गया, और जर्मनी के सभी क्षेत्रों में अब सैनिक व्यवस्था को हिटलर अनिवार्य कर दिया। और फिर हिटलर स्पष्ट शब्दों में यह कह दिया, साफ शब्दों में यह कह दिया कि जर्मनी अब अपने आप को वर्साई की संधि से मुक्त समझेगी, यानी जर्मनी अब वर्साई की संधि से बिल्कुल पूरी तरीके से मुक्त हो गया। वर्साई की संधि द्वारा जो भी शर्तें आरोपित किया गया था किसी भी शर्तों को फॉलो नहीं करना है। अब देखिए इसके बाद हिटलर के द्वारा पोलैंड के साथ एक संधि किया गया, और ये संधि, इस संधि के अंतर्गत मतलब पोलैंड के साथ जो समझौता हुआ, सबसे पहली चीज के समझौता हुआ था 1934 ईस्वी में, और इस समझौते के अनुसार जो है हिटलर इस बात पे राजी हुआ, इस बात पर हिटलर जो है सहमत हुआ कि वह 10 वर्षों तक पोलैंड के किसी भी क्षेत्र पर अतिक्रमण नहीं करेगा, यानी 10 वर्षों तक पोलैंड के कोई भी क्षेत्र को अपने कब्जा में नहीं लेगा। दैट मीन्स पोलैंड के क्षेत्र पर अभी आक्रमण नहीं करेगा, ऐसा ये वादा कर लिया इस 1934 के 10 वर्षीय समझौता में। लेकिन रियल मायने में ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि 1939 में ही यह सबसे पहले पोलैंड पर आक्रमण करेगा, जिसके फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होगा 5 ही वर्ष के बाद। अब देखिए इसके बाद कुछ आगे इसके द्वारा और कदम उठाया गया, और नेक्स्ट इसका कदम था ब्रिटेन के साथ समझौता। और देखिए ब्रिटेन से जब समझौता किया तो इसका मतलब इस पे क्या इफेक्ट पड़ा उस चीज को हम आपको बता रहे हैं। तो ब्रिटेन के साथ सबसे पहले यह समझौता किया था जून 1935 ईस्वी में। ब्रिटेन से समझौता के फलस्वरूप ब्रिटेन जो है इस बात से मतलब ब्रिटेन जर्मनी को सहमति दे दी, ब्रिटेन इस बात पे राजी हो गया कि अब जर्मनी अपने सैन्य व्यवस्था को प्रबल कर सकता है। जर्मनी अपने मतलब जल सेना, वायु सेना, जो भी सैनिकों में वृद्धि करना चाहता है वो अपने इच्छा से जर्मनी वृद्धि कर सकता है। और लेकिन एक और चीज बताया गया, ब्रिटेन के द्वारा कहा गया कि लेकिन नौसेना जो होती है इसमें 35% से अधिक वृद्धि नहीं करनी है, 35% से अधिक वृद्धि नहीं करनी है, ऐसा ब्रिटेन के द्वारा एक मतलब शर्त लागू किया गया जर्मनी पर। लेकिन फिर भी ब्रिटेन भी सहमत हो गया कि जर्मनी अपने सैन्य शक्ति को प्रबल कर सकता है, और यह जो है हिटलर के कूटनीति का एक परिचय के रूप में सामने आया। यानी हिटलर ने ऐसा अपने कूटनीति के बल पर ही किया, कूटनीति के बल पर ही इंग्लैंड को अपने पक्ष में फैसला लेने पर सहमत किया। अब देखिए इसके बाद हम आपको बताएं रोम बर्लिन धुरी के बारे में, इसका निर्माण कैसे हुआ। तो देखिए हिटलर चाह रहा था कि जर्मनी के साथ जर्मनी का सहायता देने के लिए कोई देश खड़ा हो, और मित्र की तलाश में हिटलर था, और मित्र की तलाश में यह सबसे पहले इटली की ओर हाथ बढ़ाया, इटली से मित्रता की हाथ बढ़ाया, और फिर इटली जो है जर्मनी के तरफ से साथ देने के लिए शामिल भी हुआ। और इस प्रकार चूंकि इटली की राजधानी है रोम और जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, तो ये दोनों देश जब आपस में मिल गए तो इस प्रकार रोम बर्लिन धुरी का निर्माण हुआ। तो देखिए रोम बर्लिन धुरी का भी निर्माण हुआ, और इसके बाद और आगे चले तो कॉमिंटर्न
एक एक समझौता हुआ जिसका नाम है कॉमिंटर्न विरोधी समझौता। और यह समझौता 3 देशों के बीच में हुआ। और ये कौन कौन कंट्री थे जिनके बीच ये समझौता हुआ? तो सबसे पहले इसमें था जर्मनी, इसमें था इटली और फिर इसमें था जापान। इन 3 देशों में समझौता किया गया। और हमें पता है जापान में भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, अभी भी पूंजीवाद को यह समर्थन करता है। लेकिन आपको बता दें उस समय साम्यवादियों का, समाजवादियों का बोलबाला इतना अधिक बढ़ रहा था और साम्यवादियों का विरोध करने के लिए, साम्यवादियों के खतरा से बचने के लिए इन तीनों देशों ने कॉमिंटर्न विरोधी समझौता किया। और फिर इस तीनों देशों ने मिलकर फिर से, जैसे ये जब 2 देश मिले थे तो रोम बर्लिन दूरी बना था, लेकिन जब ये 3 देश मिल गए तो फिर यहां इटली की राजधानी रोम, फिर जर्मनी की राजधानी बर्लिन और जापान की राजधानी टोक्यो। तो अब जाकर रोम बर्लिन टोक्यो धुरी का निर्माण हुआ और यहीं आगे चलकर धुरी राष्ट्र के नाम से विख्यात हुआ। जो द्वितीय विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक तरफ से धुरी राष्ट्र के ये तीनों कंट्री शामिल थे, तटस्थ थे। अब देखिए इसके बाद आगे चले तो कुछ और विदेशी नीति के अंतर्गत हिटलर के द्वारा प्रयास किया गया। और हिटलर ने अब ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया ये दोनों का विलयन करना चाहा, यानी ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया को अपने में मिलाना चाहा। और ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया को मिलाने के लिए सबसे पहले ये ऑस्ट्रिया के साथ संधि किया, ऑस्ट्रिया के साथ समझौता किया और ऑस्ट्रिया को अपने में, ऑस्ट्रिया को अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। और आपको बता दें ऑस्ट्रिया को जब ये अपने ग्रुप में शामिल कर रहा था तो शुरू के दिनों में इस बात का इटली के द्वारा विरोध किया गया, लेकिन बाद में इटली भी इस बात से सहमत हो गया, इटली भी राजी हो गया कि ऑस्ट्रिया हमारे साथ रहे। और फिर आगे चलकर बात आई चेकोस्लोवाकिया का, तो ये चेकोस्लोवाकिया पे भी अपना आक्रमण करना चाहा। देखिए इसका रीजन क्या था? इसका रीजन ये था कि चेकोस्लोवाकिया में एक जगह था जिसका नाम था सुडेटनलैंड। और ये जो सुडेटनलैंड है, सुडेटनलैंड में जर्मन जाति के कुछ लोग निवास करते थे। और हम जब सिद्धांत इसके बता रहे थे वहां पे भी समझाया आपको कि ये चाह रहा था कि जर्मन जाति के, जर्मन भाषा, जर्मन परंपराओं के जितने भी लोग हैं सबको एक सूत्र में पिरोया जाए। और चूंकि सुडेटनलैंड में जो चेकोस्लोवाकिया का एक पार्ट है वहां पे जर्मन जाति के लोग निवास करते थे, इसलिए हिटलर ने चाहा कि सुडेटनलैंड को हम अपने में मिलाएं। और चेकोस्लोवाकिया से वो सुडेटनलैंड की मांग किया कि सुडेटनलैंड जो है जर्मनी को दे दो, लेकिन चेकोस्लोवाकिया इस बात को अस्वीकार कर दिया। बट आगे चलकर फ्रांस और ब्रिटेन जो था ये एक समझौते के अंतर्गत सुडेटनलैंड जो है चेकोस्लोवाकिया से दिलवा दिया जर्मनी को और जर्मनी को प्राप्त हो गया। लेकिन हिटलर का इतना से कहां पेट भरने वाला था। हिटलर ने क्या किया कि अब पूरे चेकोस्लोवाकिया को घेर लिया, पूरे चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण किया और फिर पूरे चेकोस्लोवाकिया पर अपना कब्जा जमा लिया। और ऐसा इन्होंने इसके द्वारा 1939 ईस्वी में किया गया। हालांकि सुडेटनलैंड उसे 1938 ईस्वी में ही मिल गया था म्यूनिख के समझौता के अंतर्गत। और फिर 1939 में पूरे चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण कर लिया और उसे भी अपने तरफ मिला लिया। अब देखिए इसके बाद होगा क्या कि लास्टली ये पोलैंड पर आक्रमण करने का प्लान करेगा। बिकॉज पोलैंड पर आक्रमण इसलिए किया क्योंकि 2 चीज था, एक तो डेंजिंग बंदरगाह और फिर दूसरा था पोलिस गलियारा। इस दोनों जगहों की मांग जो है जर्मनी के द्वारा, हिटलर के द्वारा पोलैंड से किया गया। लेकिन पोलैंड इस बात से सहमत नहीं हुआ। पोलैंड डेंजिंग बंदरगाह और पुलिस गलियारा देने के लिए तैयार नहीं हुआ जर्मनी को। फलस्वरूप हिटलर के द्वारा यानी जर्मनी के द्वारा 1 सितंबर 1939 ईस्वी को पोलैंड पर आक्रमण कर दिया गया, पोलैंड पर हमला कर दिया गया। और इस प्रकार इसी के साथ जो है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। पोलैंड पर जब यह आक्रमण किया उसके बाद जो है इंग्लैंड और फ्रांस भी जर्मनी के विरुद्ध आक्रमण कर दिया। और बिकॉज जर्मनी की तरफ से इटली और जापान भी रोम बर्लिन टोक्यो धुरी में शामिल थे, इसलिए उधर से वो भी शामिल हो गए युद्ध में। और इस प्रकार सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। तो हम आपको बताएं कि अब खुद से सोचिए
कि ये पूरी तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू कराने के लिए जिम्मेदार कौन है? हिटलर ही है। हिटलर, इस प्रकार हिटलर और हिटलर की नीतियों के फलस्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध को बढ़ावा मिला और द्वितीय विश्व युद्ध को शुरू करने के लिए रिस्पॉन्सिबल साबित हुआ हिटलर की ये सारी नीतियां। और देखिए, शुरू के दिनों में जब युद्ध चल रहा था तो शुरू के दिनों में जर्मनी को मतलब विजयी जर्मनी जीत की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहा था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही अमेरिका शामिल हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार में, फिर धीरे धीरे ऐसी स्थिति आने लगी कि जर्मनी जो है फिर से प्रथम विश्व युद्ध के जैसे ही पराजित होने की तरफ बढ़ने लगा। और जैसे ही मतलब सारे धुरी राष्ट्र को पराजित करने के बाद मित्र राष्ट्र की सेना जब पहुंच रही थी बर्लिन में, यानी जर्मनी में, तो बर्लिन में उनके द्वारा देखा गया कि जो हिटलर था, हिटलर पहले ही 1945 में जब सेना उसके पास पहुंच रही थी मित्र राष्ट्रों की, जब तक हिटलर आत्महत्या कर चुका था, हिटलर सुसाइड कर लिया था, बिकॉज अब वो पूरी तरीके से हार चुका था। तो इस प्रकार हिटलर का ये जो जीवन कथा है ये समाप्त हो गया और अब आगे चलकर सेकेंड वर्ल्ड वार भी समाप्त हुआ। और सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त होने के बाद 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को पूरे विश्व में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया गया, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना किया गया। और ये तब से उस समय से आज तक विश्व में शांति व्यवस्था कायम रखने की प्रयत्न करती रही है। और यह राष्ट्र संघ के जैसे नहीं बल्कि यह एक सफल संगठन के रूप में पूरे विश्व के सामने आई है। और हम लोग पढ़ेंगे, एक चैप्टर है 7वां चैप्टर, जिसमें हम आपको बताएंगे शांति व्यवस्था के प्रयास में यूएनओ के बारे में डीप में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे। ये जो 5वां चैप्टर था नाजीवाद, ये कंप्लीट हो गया और अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर जो है वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद। उसमें हम मतलब जो जंगलों में सभ्यताएं निवास करती थी उसके बारे में, और फिर उपनिवेशवाद से वो भी किस प्रकार टक्कर ली, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे।